अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आम तौर पर जब कोई हुकूमत के चल चलाव का वक्त हो तो उस वक्त फैज़ाबाद गर्म हो जाया करता है या कहीं धरना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त दोनों काम हुए हैं। पहले फैज़ाबाद के अंदर लब्बैक वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जमात इस्लामी वालों का धरना चल रहा है मरी रोड के ऊपर। तो क्या कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है? आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ पार्टी जब हुकूमत में हो, या वो पार्टी हुकूमत में हो, या वो लीडर हुकूमत में हो जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, और ये वक्तन फ़ौक्तन बदलता रहता है कि कौन फेवरेट है और कौन मुखालिफ कैंप में खड़ा है। नवाज़ शरीफ कोई 10 बार मोहब्बत के रिश्ते में बनते हैं और 10 दफ़ा ही उनके तल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है। इसी तरीके से इमरान खान ने भी ये उतार चढ़ाव दोनों देख लिए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक चीज़ कांस्टेंट है कि वो फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहते हैं, जिसके बायस इमरान खान उनको जलसों के अंदर खड़े होकर बूट पॉलिशिया का लकब देते थे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ नहीं चाहते किसी भी दौर के अंदर। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे तब उनकी लड़ाई हुई, जब वज़ीर आला थे तब उनके तल्लुकात अच्छे बुरे हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने तल्लुकात में ख़राबी पैदा नहीं करते। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहेगी कि शहबाज शरीफ को उतार के तो किसको बिठाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। बहुत से लोग और बहुत सी जो गॉसिप्स हैं इस वक्त सियासी हलकों के अंदर, वो कुछ और इशारा करती हैं। वो ये इशारा करती हैं कि मुल्क के अंदर किसी एमरजेंसी या किसी गैर आइनी मुदाखलत का ख़तरा या इम्कान मौजूद है, उसकी पेशबंदी के तौर पर ऐसे काम हो रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात एक ऐसी नहज पर आ जाएँ या ऐसे मोड़ पर आ जाएँ कि उस स्टेप को जस्टिफाई किया जा सके। क्या इतनी बड़ी बात करना अब आसान है? क्योंकि कुछ एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, जो पहले इफ्तिखार चौधरी की आई, जिसके अंदर मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के हवाले से था कि आइंदा कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर एक्ट करती थी। वो गठजोड़ बाकायदा होता था जजेस और जनरल्स का। जब एक जनरल मिलिट्री टेक ओवर करता था, जजेस उसके ऊपर मोहर लगा के उसको रेटिफाई करते थे। आखिरी मिसाल उसकी 17वीं तरमीम है, या उससे पहले जनरल ज़िया दौर के अंदर 8वीं तरमीम उसकी हमारे सामने मिसाल आती है। तो अब क्या होगा? जो जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी सबसे बड़ा केस था वो 3 नवंबर 2007 वाला था, क्योंकि उसको पार्लिमान ने रेटिफाई नहीं किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई। उसी बिना के ऊपर वो जस्टिस वकार सेठ की जजमेंट थी जो उनके लिए मुश्किलात का सबब बनी। फिर कभी अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन को गलत करार दिया, कभी कुछ किया, लेकिन बहरहाल एक ऐसा फेल था जिसको गैर आइनी या एक यूज़रपर के तौर पर उनको आइन के अंदर या एक गैर आइनी फेल के अंदर शुमार किया जा सकता था। तो अब क्या होगा? क्या इसका इम्कान मौजूद है कि ऐसी मुदाखलत दोबारा हो जाए? एक इस्टेब्लिश नॉर्म के तौर पर एक और मिसाल भी पेश की जा सकती है कि जब नवाज़ शरीफ को या पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को इकट्ठा इक़्तिदार से बाहर करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही थी 2011 से ऑनवर्ड, तो इनको सियासी पॉलिटिकल एलीट से ज़्यादा इनको बदमाशिया के लकब से पुकारा जाता था। और इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब लोग थे वो इनको टीवी चैनल्स के ऊपर अपने जलसे जुलूसों में तकरीरों के अंदर इनको बदमाशिया कहते थे, अशराफिया नहीं थे कहते। तो आज हाफिज़ नईम साहब ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ कि हाफिज़ साहब ने ये अल्फाज का चुनाव क्यों किया। पहले सुन लें उन्होंने कहा क्या, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर शिकस्त से उन्हें दो चार करेंगे। हकीकी मानों में पाकिस्तान आजाद होगा, जागीरदारों से आजाद, डिक्टेटरों से आजाद, उन लोगों से आजाद हमारे माल को हड़प कर रहे हैं। अभी एक रीसेंट पास के अंदर कराची में बलदियाती इंतखाबात से पहले जब MQM ने इन इंतखाबात का बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जमात इस्लामी थी। और ये बाकायदा एक होमवर्क का नतीजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर खुला मैदान मिलता है और उसके मद्दे मुकाबले MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमात भी है, तो PTI वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर MQM बाइकआउट करे तो वो वोटर जो है वो PTI का वोटर नहीं है, वो पहला वोटर था जमात इस्लामी का, बाद में MQM का बना। तो मुमकिन तौर पर जमात उससे बेनिफिट करेगी और बड़ी तादाद में सीटें उसको मिल जाएंगी, या वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएगा, और नतीजा काफ़ी हद तक उसके करीब आ भी गया। तो क्या अब कुछ ऐसा दोबारा होने वाला है? एक बिगर अरेंजमेंट है, कोई लार्जर पिक्चर है जिसको हम अभी समझने से कासिर हैं? तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे उनसे ये सवाल जो स्टार्ट हम कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब से, मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? कोई ऐसी पेशबंदी है जिसमें कोई मुदाखलत हो सकती? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे लगता है कि मामलात वाकई गपशप की हद तक, अफवाहों की हद तक मौजूद हैं, लेकिन उसकी अमली सूरत हाल क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो ये होता था कि मार्शल लॉ के अदवार थे, एमरजेंसी लग जाती थी, डिक्टेटर आ जाता था, अदालत उसको वैलिडेट कर देती थी, इस तरह से बंदोबस्त चलाया जाता था। लेकिन अब मुश्किल ये है, जैसे आप भी कह रहे थे,
कि अब 3 वे हो गया है, अदलिया एक तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और एक मकबूल अपोजिशन की पार्टी एक तरफ है। सो ये इस मामले के अंदर इन चीज़ों को सामने लाना खासा मुश्किल है। एक और अहम पॉइंट ये है कि जो हुक्मरान जमात होती थी वो खासी गैर मकबूल हो चुकी होती थी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में। अभी मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस तरह का कोई वाज़े इंडिकेटर मौजूद नहीं है कि वो गैर मकबूल हैं या इस्टेब्लिशमेंट के दिल से उतर चुके हैं। और दूसरी जानिब उनको रिप्ले के लिए कौन सी सियासी जमात है उसमें तहरीक इंसाफ का नाम आता है, लेकिन उनके भी इस्टेब्लिशमेंट से अभी इस हद तक ताल्लुकात नहीं हैं कि उनकी बुनियाद पे ऐसा कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाए कि जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद आए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या कोई और ऐसा मसला हो। सो ये जितनी भी अफवाहें हैं ये बिल्कुल मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी अमली सूरत क्या बनेगी उस हवाले से अभी कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद नहीं है। एक थेरी पीटीआई की जानिब से या उनके हामियों की जानिब से आ रही है, वो ये है कि नए चीफ़ जस्टिस के आने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कोई ऐसे फ़ैसले आएंगे कि जिससे तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिलेंगी, या हो सकता है कि आला अदलिया इंतखाबात को ही कलअदम करार दे दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पीटीआई के अपने दावे के मुताबिक जो उन्होंने वाइट पेपर शाये किया था उसमें 30 कौमी असम्बली की ऐसी सीटें हैं कि जिन पे उनके पास 90% से ज़ायद फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही गैर मामूली फ़ैसला होगा कि अगर 30 सीटों पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको कामयाब करार दे या कम अज़ कम वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाए। सो ये एक अनहोनी है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में देखना ये होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पे नहीं हैं और नए इलेक्शंस का डोल डाला जाता है तो वो फिर किस जानिब जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि उमर अता बदियाल ने पंजाब में जब चीफ जस्टिस होने की हैसियत से ये जो इलेक्शन करवाने का कहा था तो वो नहीं लबैक का धरना था और उसके बाद ये आप जमात इस्लामी वाला धरना है, तो इसको आप किस चीज़ से ताबीर करते हैं? ये किस सिलसिले की कड़ी है? ये खुद से हुए हैं, ऑटोमेटिक है, जमात ने खुद से इनिशिएट किए, या इसके पीछे कुछ और है? पीछे आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसके पीछे कौन से फैक्टर कार फरमाए? अच्छा, इस हवाले से मेरी खासी गैर मकबूल राय है, वो ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक दोनों का पॉलिटिकल वेट इतना नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे बड़े फ़ैसले किए जा सकें। ना तो इसमें कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, ना इसमें कोई जलाओ घेराव हुआ है, ना कोई इसमें लाशें गिरी हैं। जमात इस्लामी के जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जलसे थे उसके अंदर लाशें गिरी थीं, पुलिस तशद्दुद हुआ था। लब्बैक का जो धरना था जिसने मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा की थी 2017-18 में, उसके अंदर भी यही हुआ था कि वहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर जलाओ घेराव की कैफियत थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया था। और उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़ थी। तो इस वक़्त इक्वेशन इसलिए मुख्तलिफ है कि तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी कोई पुरतशद्दुद इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट में और हुक्मरान जमात में कोई इतनी बड़ी दरार नज़र नहीं आ रही। सही। अच्छा, बिलाल अज़हर कैनी साहब PMLN से हमारे साथ है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा सवाल ये था आपके आने से पहले कि आम तौर पर ये धरने वरने और ये रोड ब्लॉक वाला काम उस वक्त शुरू होता है कि जब एक चल चलाओ वाला काम होता है ना हुकूमत का, और इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा शख्सियत हुकूमत में, अभी वो कैफियत नहीं है। शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में अगर एक शख्सियत जिनके कॉन्स्टेंटली इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में खुशगवारी रही है तो शहबाज शरीफ है। जनरल मुशर्रफ भी उनको दावत देता था कि नवाज शरीफ को छोड़ दो तो हुकूमत ले लो। अभी क्या वजह है कि ये क्यों धरना हुआ पहले फैज़ाबाद में और अब जमात वाले क्यों बैठे हुए हैं? फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये तो अब ये जमातें खुद ही बता सकेंगी। मैं इस पर क्या सराह नहीं करना चाहता कि क्या कोई ये खुद कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं। बज़ाहिर हमारे सामने तो एक बतौर हुकूमत एक सिचुएशन है, और TLP भी जब आई, मेरा ख्याल है जितने दिन वो यहाँ पे बैठी वो भी ज़्यादा थे। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना होता है, मगर इतने खुश इसलूबी के साथ वो एक मामला तय पाया गया। अब जमात इस्लामी यहाँ पे आए हैं, उनके साथ भी 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। बेहतर होता कि जो लियाकत बाग जहाँ तक इनके साथ मामला तय पाया गया था वहाँ तक महदूद रहते हैं, मगर अब रावलपिंडी के शहरियों को, इस्लामाबाद के शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो बहरहाल देखिए, वजूहात क्या है? लेकिन अभी फरवरी में इलेक्शन हुआ है, तो इट्स नॉट ए गुड टाइम के 2 साल हो गए हुकूमत रहेगी, ऐसे काम नहीं हुआ। इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्यों जमात यहाँ आके बैठी है? खुद से आई है? देखिए, वो तो बजाय जो मैं तो जी देखिए चीज़ों को ऑन फेस वैल्यू लेना चाहूँगा इस मामले में ख़ास तौर पे। और देखिए,
बात यह है कि जो बातें मैंने हाफिज़ साहब की सुनी हैं या ये जो मुतालबे कर रहे हैं, ये वो इश्यूज़ की निशानदेही कर रहे हैं जिसको तो हुकूमत तस्लीम करती है। ये अवामी इश्यूज़ हैं और हमने बतौर हुकूमत और रियासत चादर देख के पाँव फैलाने, और बिल्कुल हुकूमत ये जानती है कि आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है, चाहे वो बिजली के मामलात हों, चाहे वो आपकी आमदन के मामलात हों, क़ुव्वत ख़रीद के मामलात हों। तो वज़ीर आज़म साहब और हमारी हुकूमत तो ये रोज़ाना ये बातें ख़ुद करती है और हम उनके हल ढूंढने के लिए या जो मुमकिन रिलीफ है मौजूदा हालात में वो देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते भी हैं और कुछ इकदाम उठाए भी हैं। तो देखिए उनके साथ यही बात हुई है कि देखिए जो इश्यूज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो वजूहात आप बता रहे हैं, उस पर तो कोई इख्तलाफ राय है ही नहीं, बल्कि बेहतर है कि आप साथ बैठें, बिल्कुल जहाँ पे टेक्निकल टीम के साथ भी बातचीत हुई आप भी क्या समझें। ऐसा कोई खदशा मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे इमरजेंसी की शक्ल में या कुछ और गैरानी इकदाम की शक्ल में? नहीं देखिए, हम तो कोई ऐसी चीज़ ना सोच रहे हैं ना देख रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि यकीनन कुछ मामलात हैं जो अब कोर्ट्स में भी हैं, मगर हमारी हुकूमत का तो फोकस पंजाब में भी वफाक में भी गवर्नेंस के ऊपर ही है और हम अपना काम बिल्कुल जी कर रहे हैं जिस तरह हमें जो हम जिस सबके साथ मुशावरत के साथ जितने बेहतर क्या अंदाज आपको से हो खतरा सकता है। मौजूद है कि अगर अक्टूबर में चीफ जस्टिस चेंज होने हैं, वो ड्यू डेट है उनकी शायद 23 अक्टूबर है, जो भी काजी साहब ने चेंज होना है, दूसरे चीफ जस्टिस आने हैं, तो आपकी इलेक्शन या कुछ सीटें जो मुतनाज़ा हैं 45 47 फॉर्म का जो इशू है, कुछ सीटें आपकी उठ सकती हैं? नज़ीम साहब देखिए, बात ये मुझे नहीं पता किस बुनियाद पे पीटीआई वाले ये बात करते हैं। शायद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही एक विक्टिमाइजेशन कैंपेन काजी फाजीज़ा साहब के ख़िलाफ़ की थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था, उनकी फैमिली को हरास किया था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। किस बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि इससे कुछ होगा? हम तो आज भी, आप रिजर्व सीट्स की वर्डिक्ट देख लें तो हम तो आज भी बतौर हुकूमत और बतौर जमात हम उस फैसले से खुश नहीं है। ये हमारा हक है उस फैसले के ऊपर एक राय होना। एक ऐसी चीज़ जो पीटीआई ने मांगी नहीं तो वो तो कोर्ट ने उनको दे दी, तो अगर वो फैक्टर होता क्या वो आपको तो खतरा है ऐसा कोई अक्टूबर में कुछ काम नहीं हो जी, हम सकता है? कोई ऐसी बात नहीं समझते जी। हम बिल्कुल समझते हैं हुकूमत अपना वक्त भी पूरा करेगी और अपना काम भी जारी रखेगी। अच्छा, जिस वक्त ये स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ या धरनों का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैंतरा बदला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव वाली कैफियत में, ख़ास तौर पर 10 अप्रैल 2022 या उसने पहले से कह लें ये काम शुरू हुआ था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है उसके बाद से कंटिन्यूसली एक वो मुतहारब फ्रीक के तौर पर नज़र आते हैं। एक दूसरे के मुतल्लिक बयानात भी उनके ऐसे ही आते हैं। बाकायदा DGSPR ने भी ऑफिशियली उनको वो फसादी टोला और इंतशारी टोला और माफिया इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया उनके लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकायदा टारगेट करती है अपनी कैंपेन्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन अभी उनके लीडर्स जो हैं एक के बाद एक मुख्तलिफ बयानात के अंदर वो जिंदाबाद फ़ौज और शोहदा जिंदाबाद वो नारे लगा रहे हैं, जिससे अपनी वो कुर्बत दोबारा बढ़ाने की या एक दरवाज़ा खोल के अपने आप को दोबारा शायद बातचीत के लिए ओपन कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं। और आज इमरान के साथ भी जब मीडिया का इंटरेक्शन हुआ तो इमरान से ये सवाल किया गया कि आप तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये उनकी स्पीचेज़ हैं, 10 दफ़ा वो कह चुके हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, बड़ा ज़ोर देकर कहते थे। तो वो कहते थे कि मेरा साथ दें तो ठीक है, अगर आपने नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो फिर आप जानवर वाली साथ में शामिल हो जाएंगे। आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो जानवर वाली बात ठीक नहीं है, असल मकसद ये था कि वो गैर सियासी हो जाए, न्यूट्रल से ये मुराद है। तो उनके लीडर्स की ज़ुबानी सुनिए कि इमरान खान भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं जो अली मीन या अलीमा खान या बाकी लोग कह रहे हैं। सुनिए, हमने कुछ इकट्ठे किए हैं स्टेटमेंट। आज भी खान साहब ने इस बात का तस्करा किया है कि हमारा मुतालबा यही है, न्यूट्रल का मुतालबा यही, गैर सियासी हो जाओ, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। जब किसी शहीद के बारे में कोई गलत बात की जाती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। फौज के वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। शोहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माजिद, आप इसको समझ पाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नई पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके पीछे क्या साइंस है? बड़ी दिलचस्प कहानी मेरा ख्याल है बनती जा रही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का एहसास बिल्कुल मौजूद है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और माजी के अंदर भी वो सच और झूठ से बालातर होकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो ये एक बयानिया क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि
हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से लड़ाई है। हालांकि मेरे ख़्याल में ये महज खाम ख्याली है। उसकी वजह ये कि 9 मई के बाद से चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। उस लड़ाई की बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि वो जो अक्टूबर और नवंबर की थेरी है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई एक आरामदेह सफ़र हो या जिसके अंदर हमारी मुश्किलात कम हो। अभी चूँकि मॉनसून है, गर्मियां हैं, इसमें कोई एहतजाजी तहरीक भी नहीं चलाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 4-6 महीने का टाइम है ये लेने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो माजिद कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तासुर यहाँ मौजूद है, बात चीज़ें हम ओपनली उतनी डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करते, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए इसका इम्कान दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ कम्प्लीटली। हो सकता है आप इससे बेहतर राय दे सकें, लेकिन क्या ऐसा कोई है कि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों ने वो एक बैक चैनल इस्टेब्लिश किया हो कि थोड़ा सा वर्केबल जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप किया जाए? ये बिल्कुल इम्कान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दस्तक पे वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, उसे मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। तो ये लजाजत से दस्तक देने वाले की लजाजत पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक चीज़ों को ले रहा है। तो अभी मुझे तहरीक इंसाफ से वो फील नहीं आ रही कि वो इस हद तक संजीदा है कि वो कोई फ़ायदे ले लें। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान अभी भी 9 मई के हवाले से बहुत कैजुअल हैं। वो ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स के सामने, GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, और ये इतना बड़ा बयान है कि जिसको तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस बयान का बोझ उठाने को अभी भी तैयार नहीं है। सो ये वो एक पॉइंट है कि जिसको जब तक हल नहीं किया जाता उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ के अंदर फासलों की कमी खासी मुश्किल नज़र आती है। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे क्या नहीं जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कैनी साहब, ये जो बल्कि तारुफ भी करवा दें, साथ शोएब शाहीन साहब भी हमें आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये जो इमरान खान की जमात से बयानात आए हैं PTI के, आपको लगता है कि कोई गर्मजोशी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी गुंजाइश पैदा हो रही है? देखिए जी, ये फिर से बैसाखियों की एक तलाश है। वो पहले कहते थे न्यूट्रल, क्या वो बैसाखियाँ मिल रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ख्वाहिश ज़रूर है। माजिद साहब ने कोई एक मिसाल दी थी दरवाजे के बाहर वाली, मेरे ख्याल से वही शायद बैठती है। क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान साहब की सियासत कभी बैसाखियों को बगैर चली नहीं, और ये अपोजिशन भी उनने बैसाखियों के कंधों पे की थी। 2013 के बाद भी आपको याद है इनके धरने भी कोई और करवाता था, कुर्सियां भी कोई और लगवाता था, इनके तो मीडिया कवरेज भी कोई और करवाता था, हुकूमत इनको किसी और ने बनवा के दी, हुकूमत चलवाई किसी और ने। इसीलिए आपसे पहले धरनों का सवाल किया था। आपके दौर में 2 धरने थे, एक PTI का D चौक में और दूसरा था फैजाबाद में। दोनों धरनों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। आपसे मैंने पहले इसलिए पूछा कि अभी वाले धरनों के पीछे कौन है? देखिए, तो आर यू आपने वेरी देखा क्लियर अबाउट दैट कि ये? देखिए जी, हम तो नहीं, हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं समझते। एक जिस तरह अब TLP आई थी तो उनके साथ वो मामला तय पा गया। हम उम्मीद करते हैं इमरान खान के बयानात के पीछे क्या? मगर इमरान खान साहब के बयानात के पीछे बस वही है जी, एक होता है यूटर्न। यूटर्न तो बेताशा लिया ना, यूटर्न में फिर भी घेरा मारना पड़ता है। ये तो इस तरह पलटी मारी है उमर अयूब साहब के इस तरह करके आप उमर अयूब साहब के 5 दिन पहले के बयान देख लें, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के बयान देख लें, ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से पिछले 2 माह के अंदर जिस तरह की एक्सट्रीम कैंपेन फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ चली है, वो आप देख लें, और आज का बयान देख लें, तो बंदा कहता है ये वही शख्स है और ये पहले दफ़ा नहीं कर रहे। तो मकसद वही है जी। जिस तरह अब मैं आपको इसकी मुतरादिफ आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि खान साहब ने पहले कब ये किया। 2022 में एक शख्स को वो कहते थे इसने मेरी हुकूमत कराई है। चंद माह बाद उसी शख्स के साथ एक मीटिंग में बैठे, उसी शख्स की एडवाइस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी। ये एतराफ़ खान साहब ने भी खुद उस टाइम पे कैमरे के ऊपर किया। आज फिर से वही हरकत है। ये सिर्फ इक़्तिदार और कुर्सी और बैसाखियों की तलाश है। अब वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरह करके हासिल हो जाएगी, और हमें जिनने कहते थे कि इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, हम इनके साथ क्यों बात करें, आज कहते हैं ये लड़वा रहे हैं। तो शोएब साहब, हंसी आपकी जमात की इस नई पोजीशनिंग की वजूहात क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कौमी लीडर अगर आप एस्टेब्लिश्ड कौमी लीडर अगर आप मानेंगे, फेडरेशन की वाहिद अलामत वो इमरान खान और PTI है। अगर उन्हें एक पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस दिया है, अच्छा मैसेज दिया है टू ऑल कंसर्न, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, तो एक हम उसको वेलकम करना चाहिए। वजह उसकी यह है, आज अवाम एडमिटेडली ये आपकी जमात में ये सोच क्यों पैदा हुई कि हमें फ़ौज के लिए नरम गोशा पैदा करना चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स? आज अवाम और PTI एक साथ खड़े हैं।
आप उसको 80% कहें, 85 कहें, 90% करें, वो एक कटें। लेकिन आपके दूसरी अंदर ये तरफ सोच क्यों पैदा establishment खड़ी हुई है। 2 साल में, ये सोच क्यों पैदा हुई? वजह उसकी दो हैं। सबसे पहले आज आप बन्नू वाक़े को देख लें, क्या होता है। फ़ौज और अवाम जब आमने सामने खड़ी हो जाती है तो नफ़रतें पैदा होती है। नुकसान किसका है? रियासत पाकिस्तान का है, फ़ौज को नुकसान है, अवाम को नुकसान है, 25 करोड़ अवाम को नुकसान है और रियासत पाकिस्तान का है। फौज और बिलाखिर। अवाम आमने सामने नहीं कहूँगा, एक प्रोटेस्ट था जिसके बाद एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई, इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत थी। आज वो बलूचिस्तान में भी एक वाक़या पैदा हुआ, वो आज भी अफसोसनाक आप वाक़या। देखें, आज भी जो आप गवादर में जाकर देखें, वही वाक़या पब्लिक उसी का को, जिक्र कर। जो कुछ पब्लिक खड़ी हो गई है सारी आज, पब्लिक अगर का ये आप मखसूस ग्रुप है, इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं, आप पब्लिक जो है ना, मैं एक बात बता दूं, जब आप लोगों की चादर चार दीवारी की पामाली करेंगे, बग़ैर किसी केस के लोगों को उठाना शुरू करेंगे, शायरों को उठाएंगे, साफ़ियों को उठाएंगे, लोगों पे तशद्दुद करेंगे, तो इससे वो जो ट्रस्ट लेवल है वो डेफिसिट होगा। आप उसको नफरत का नाम आपका तो दें, आप ट्रस्ट उसका डेफिसिट नाम- मौजूद था, आपने गुंजाइश कैसे पैदा की? आपकी कोई मैसेजिंग हुई है, कोई इंटरेक्शन हुआ है? किसी कैसे? किस्म की कोई मैसेजिंग नहीं हुई है मेरी, तो बल्कि इत्तेफाक की बात है, जब से ये उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट आई है, मेरी मतलब मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने आज भी जाना था बट आई वॉज बिजी केसेस। लेकिन आपकी जमात इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, तो आप अमर बिल मारूफ के साथ आएंगे तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप जानवर हैं। देखें, और अमर बिल मारूफ वो था जो इमरान खान कह रहे थे, ये उनकी अपनी एक वो पैदा की हुई कैंपेन थी, वो दुरुस्त थी या गलत थी, इसकी एक वजाहत खुद ही बात कर तो सकते तय हैं। है कि उस वक्त भी की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाया। जो स्टेटमेंट आप ख्वाजा आसिफ की उठाएं, वो क्या कहते हैं, 2019 से हमारा रब्ता था, उन्हें कहा कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट मिलेगी। यही बात मौलाना फजल रहमान ने कन्फर्म की, यही बात इनके बाकी लोगों ने, लीडरान कराम ने एक्सेप्ट की। और बल्कि अभी कैप्टन सफ्तर की स्टेटमेंट आप उठा लो, उसने क्या कहा है। एक बात होता है, इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप मुझे बताएं लंदन एग्रीमेंट को इमरान खान ने क्या कहा। उस लंदन एग्रीमेंट को इनके कैप्टन सफ्तर ने उसको एडमिट किया, इस्टेब्लिश किया और सबके सामने वीडियो के जरिए आप तक पहुंच चुका है। आपने भी उसके बारे में मेरा ख्याल प्रोग्राम भी किए हैं। मुझे ये बता दें कि जो कुछ इमरान खान ने कहा है, गलती कहाँ है, वो सारा वो सच साबित हो रहा है जो कुछ इमरान खान ने कहा था। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप आँखें बंद कर लें, आप ये तस्वर कर लें कि हारे हुए लोगों को, 17 सीटों वालों को उठा करके आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। नवाज शरीफ हारा हुआ, शहबाज शरीफ हारा हुआ, हमजा हारा हुआ, मरियम नवाज। क्या आपको उम्मीद हारी है हुई। कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस की जब तब्दीली होनी है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे और काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त आपके हक में कुछ ऐसा फैसला आएगा कि आपका अपना ज़ाती केस भी फंसा हुआ है ट्रिब्यूनल के अंदर, कि ये केसेस आपके हक में हो जाएंगे, देखिए, इलेक्शन का पूरा जो मामला है वो क्वेश्चन हो जाएगा? हम दो जगहों पे फंसे हुए हैं। फंसे हुए कहाँ हैं? इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को चलने नहीं दे रहे। आपको पता है मेरे वाले केस में आपको लगता फैसला है कि आने लगा। अक्टूबर में कुछ आपके हक में चीज़ें हो सकती चेंज हैं? ऑफ कमांड से फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि काजी फाइसा साहब ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की ना सिर्फ बुनियाद रखी, बल्कि पूरी दुनिया ने उसको कहा कि आपने गलत फैसला किया, बशमूल आपके। अगर अक्टूबर कि जो में बल्ले ये का फैसले निशान ऐसे से आए छीना तो गया। आपको लगता है कि आपकी हुकूमत आ जाएगी? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर जिस दिन हमारे ट्रिब्यूनल ने हल्के खोल दिए या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो हमने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त दे रखी है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, वो पटिशन लग गई, ये दोनों में से कोई एक काम भी हो गया तो इनका इक़्तिदार बाकी नहीं रह सकता। अक्टूबर के एंड से ये काम हो सकता है? उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद है? एक उम्मीद इसलिए है कि देखें रास्ते की रुकावट जो हैं, एक तो वो नहीं रहेंगे, नंबर 2 कौन रास्ते की रुकावट नहीं रहेगी? काजी फाइसा साहब। ये बहरहाल आपकी राय है, मैं इससे मुतफिक नहीं हूं। मेरी राय He is इसलिए Chief Justice of मेरी राय पाकिस्तान। माजरत के साथ मैं विद रिस्पेक्ट बात करूंगा। देखें, आज 6 महीने बाद के अंदर आप एक केस ना लगाएं। आप ये कहते हैं जल्दी फैसले होने चाहिए। इसी अदालत ने आपके हक में रिजर्व सीट्स की जजमेंट दी है, जिसको पीएमएलएन वाले सोचते थे अनथिंकेबल है, वो फैसला आपके हक में है। देखें, बात ये है कि वो भी 8 मेंबर बेंच का है, लेकिन 11 मेंबर आप तस्वर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि खराबी की बुनियाद कहाँ से आई, वो बल्ले का निशान छीना गया। वो तो काजी साहब कहते हैं ना, लेकिन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, कह दिया, अब तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोसीडिंग का हिस्सा है फिर ना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन हुआ आज वो तक? तो आपका वो पिटीशन लगेगी तो पता चलेगा। हम कर चुके हैं। अच्छा, माजी साहब आपको लगता है कि ये अक्टूबर का महीना कुछ ऐसी खबरें ला सकता है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आस लगाए बैठे? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी तहरीक इंसाफ की और बहरहाल उसका एक असर भी हुआ, तो इसलिए इनका ये ख्याल है कि चूँकि वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली नई जो पॉलिसी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी
और दूसरा फिर ये जहाँ तक इमरान खान साहब के बयानात का ताल्लुक़ है तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि मुझे बानी मुत्तहिदा याद आ रहे हैं कि जब वो कहते थे ठोक दो तो फिर राब्ता कमेटी अगले दिन उसकी तशरीह कर रही होती थी। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों का टकरा जाना, किसी चीज़ का आपस में लग जाना। तो ये इमरान खान साहब जेल से स्पेशली जो बयानात देते हैं उसकी तशरीह तहरीक इंसाफ के लिए ख़ासी मुश्किल होती जा रही है। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ें वहाँ पे तय कर भी लेते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि उनकी अप्रूवल उस तरह से नहीं हो पाई। सो बुनियादी तौर पे चूँकि अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे नज़र नहीं आती, तो ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है ये इसलिए है कि अक्टूबर नवंबर तक टाइम गेन किया जाए ताकि उस वक्त तक कोई सियासी सख्ती ना आए और उसके बाद फिर जब ये ट्रिब्यूनल्स की जो उम्मीद है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू हो तो फिर इनको कुछ रिलीफ मिल सके। सो ये एक बेसिकली इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ अपना थोड़ा सा बयानिया तब्दील कर रही है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम्स के ऊपर क्रैकडाउन है या शेख मुजीब वाली जो ट्वीट की सिचुएशन थी उसके बाद से शायद ये रियलाइज़ किया गया है कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। माजिद, एक और चीज़ भी है कि ये अब स्वाबी में 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया। अभी तक जितनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट पकड़ दकड़ करे ना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज़ करना चाहे पंजाब के अंदर और वो पॉपुलर लीडर हो और ग्राउंड में उसकी रूट्स भी मौजूद हो, बंदे मोबिलाइज़ कर लेते हैं। पंजाब के अंदर वो मोमेंटम पीटीआई वाली स्ट्रीट के ऊपर नहीं बना सकी आफ्टर द इलेक्शंस। आप जमात इस्लामी को देखें, मैं आज उनकी अभी ख़वातीन की प्रेजेंस देख रहा था, बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी अभी मरी रोड के ऊपर उनकी ख़वातीन की। ऑर्गेनाइज जमात है, शायद पूरे पाकिस्तान में उसका उतना वोटर नहीं है जितना पीटीआई का है, उसका एक परसेंटेज भी शायद जमात के पास नहीं होगा, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। पंजाब के अंदर पीटीआई वो शो नहीं पैदा कर सकी, जो भी उसकी वजूहत हो। इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी थी, पीएमएलएन वाले तगड़े थे, लेकिन ये फेलियर एक है जो उनको नज़र आ रहा होगा कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंज बन सकता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पंजाब चूँकि एक मेन बैटल ग्राउंड है और एक तो यहाँ पर पीटीआई की इस वक्त कोई तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि बड़ी अजीब भी है और दिलचस्प भी है कि जो पीटीआई का वोटर है शायद वो भी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट तो डाला, लेकिन वो 9 मई को नहीं निकले इमरान खान की हमायत में। उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। लाहौर में, पंजाब में जितने भी गिरोह थे या जितने भी हजूम थे उनको हम लाखों की तादाद में नहीं कह सकते, उनको हम हज़ारों भी नहीं कह सकते। लाहौर में भी इवन 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले, लेकिन 8 फरवरी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई का वोटर भी शायद उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिसमें वो ये समझता है कि जलाओ घेराव के साथ कुछ ना कुछ मामलात हल किए जाएँ। सो इसलिए पंजाब में जब तक तहरीक नहीं होगी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ ये नहीं सोच सकती कि वो मरकज़ में कोई दबाव डालेगी। अगर पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक बहुत बुलंद होगी, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा होंगे और यहाँ की एक्टिविटी का प्रेशर जब पंजाब से निकल कर मरकज़ में पहुँचेगा तो फिर हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर होगी। अभी सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास अदलिया के फ़ैसलों का सहारा है जिसकी बुनियाद पे वो इस वक्त खड़े हुए हैं या वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। सवाबी में, पिशावर में, मर्दान में बेशक आप मिलियन मार्च कर लें, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ या मरकज़ की तरफ उसकी हीट नहीं जाएगी। देख लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम मेरे ख्याल में जो कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन, पहले उसी के ऊपर आपसे भी पूछ लूँ, आगे वाले दिन आपको क्या नज़र आते हैं? नदीम साहब, एक तो बात यह है कि आपने बात की ना कि वो इज्तिमा नहीं कर सके पीटीआई वाले, कोई ग्राउंड प्रेजेंस माजिद साहब भी बात कर रहे थे। तो बात ये आपने पहले सुना था छोटी ईद से पहले कि अब आप ईद के बाद देखें, फिर आपने देखा बड़ी ईद के बाद अब आप देखें, उसके बाद जो सुकड़ के एक भूख हड़ताल बन गई जो लंच के बाद शुरू होती थी, डिनर से पहले ख़त्म होती थी। एक डाइट प्लान था जिसके अंदर आपको उतने लोग नज़र आते थे जितने हमारे यूनियन काउंसिल में ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो ये तो उनकी अभी तक रही है जी इज्तिमाई कैंपेन। पंजाब में जिस तरह से आपने इनके बंदे उठाए हैं, अभी भी वो इनका सोशल मीडिया के जो लोग हैं, एक लड़की भी है उसके अंदर अरूबा, उसको भी आपने उठा लिया। वो इनका पीटीआई का एम्प्लॉई है लड़का रिजवान, वो हमारे मीडिया इंटरव्यूज़ वगैरह कोऑर्डिनेट किया करता था, उसको भी आपने उठा लिया। उसके ऊपर एक वो
कोई और है, वकास है या क्या, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दुफार लगा दी है। वो घर से गिरफ्तार सांस किया। लेने के लिए गुंजाइश तो नहीं आप पैदल छोड़ रहे? नदीम साहब बात नहीं, जो एम्प्लॉइज काम करते थे दफ्तर में, सेक्रेटरिएट में, मसलन जो चाय बनाने वाला था, जो डेस्क में बैठने वाला अच्छा, था, एक और जो इंकशाफ टाइपिस्ट हुआ है था। मुझे शोएब साहब कि 11 आपके वो बंदे जो रऊफ साहब हैं वो भी पेड एम्प्लॉय थे। जी, उनका मेरा ख्याल है। जी वो जी 6.5 लाख रुपए महीने के ऊपर। जी, जी, तो ये लेकिन काम तो और- पीटीआई के वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करते हैं, तो आप हम तो पैसे क्यों दे रहे थे? हम तो देखिए नदीम साहब दूसरे चलिए पहले दूसरी कैनी साहब मैं जवाब बताऊं, दें। कैनी वो साहब जो जवाब दें। मुलाजमीन थे, आपको पता है कल मैं कोर्ट में पेश हुआ। रऊफ साहब इज आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ पीटीआई। आप कह सकते हैं, लेकिन बार कह सकते हैं क्या मतलब है, वो 6.5 लाख रुपए पे हो रहे हैं। अच्छा, उनको जो सिर्फ एक मिनट कर दूंगा, जो इनको गिरफ्तार किया ना मुलाजमीन को, हमने पुलिस से पूछा FIA से कि जी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, बता दें, आपने 6 दिन से रखा हुआ है। पता है क्या उन्होंने कहा? ये सोशल मीडिया ग्रुप्स में वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है जी, उसके मेंबर हैं जो ग्रुप डिजिटल टेररिस्ट। मैंने कहा भाई रोज 50 ग्रुप ऐसे बनते हैं जिसमें मुझे नाम डालते हैं, मैं 50 ग्रुप खुद से लोग ऐड कर देते हैं। देखिए जी, क्या नहीं सर? खुदा के हकीकत है लिए, कि अगर ये PTI जुर्म ने- है, क्या नहीं टोटल सर? ये जुर्म था। क्या नहीं सर? पीटीआई के देखिए एक प्रोपागेंडा करना और ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी इज़ लाइक अ पीटीआई ट्रेडमार्क, इट्स द पिलर ऑफ देयर दहशतगर्दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी ज़माने में किसी भी हद तक जाने जब को तैयार आपको हैं हुकूमत जी। से धक्का मारना था तो आपको पता और मरियम ये नवाज आज जो का जो बात- मीडिया सेल था वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को बहुत खटकता था। नहीं देखिए और ये उसको तो, भी वो ये दहशतगर्दी तो लगते शहीदों थे। के ऊपर करते रहे जी, आपके सामने है। ये आप मतलब कि दे हैव नॉट, इमरान खान ने अपनी इंफरादी सतह पे जब डिप्लोमेसी के साथ खेलना था साइफर पे भी खेले, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेलना था उस तक धकेलने के लिए तैयार हो गए अपनी सियासत के लिए। मगर आजकल जो बातें पीटीआई अब कर रही है, देखिए इसका बुनियादी इस चीज़ से ताना बाना जुड़ता है कि खान साहब ने जो 2-3 दिन पहले ये एतराफ़ कर दिया ना, माजिद साहब ने कहा बहुत बड़ी बात कर गए हैं जिसका वजन अभी तक पीटीआई को कोई बंदा उठाने को तैयार नहीं है। खान साहब मान गए कि 9 मई की मैंने कॉल दी थी। नहीं, वो आज भी और देखिए- उनका पुरअमन एहतजाज, पुरअमन क्वालिफाई करते हैं उसको पुरअमन साहब, एहतजाज। पीटीआई के पुरअमन एहतजाजों से पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचाए जी। ये 10-12 साल जो पीटीआई के पुरअमन एहतजाज का खमियाजा हम भुगत चुके हैं, जिस तरह की तबाही हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े लटके हों, पीटीवी पे हमला हो, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल बम फेंके जाएं, रेंजर्स की गाड़ियां जलाई जाएं, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा जाए, MM आलम का जहाज़ जलाया जाए, GHQ पर हमला हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के धाबे बोले जाएं, डी चौक पर कब्रें खोदी जाएं, इनके पुरअमन एहतजाज इसी तरह के ही होते हैं जिस तरह के आपने देखे हैं। तो खान साहब ने, और आपको याद होगा 9 मई के अगले दिन भी जब तबाही हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हाथ आएंगे फिर से ये होगा। 10 दिन बाद खान साहब को अंदाजा हुआ कि पानी सर से गुजर गया, तब इन्होंने कोई हल्की फुल्की सी इन्होंने बात की कि जी शायद कुछ ये हमारे लोग नहीं थे, फिर डिसोन करना शुरू किया था। वो तो अगले दिन भी तैयार नहीं थे डिसोन करने के लिए। और मैं एक और बात जरूर कहना चाहूँगा, आपने जो बात की जुडिशल फैसलों के ऊपर कि काजी फाजीसा साहब की ये बात करते हैं, तो ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। आपने सुप्रीम कोर्ट की ये रिजर्व सीट्स के केस की वर्डिक्ट की बात की। अब आपको याद होगा कि ये भी जो बेंच फॉर्मेशन होती है, ये कोई भी बेंच फॉर्म होते हैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 3 जजेस करते हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं करते, जिसको काजी फाजीसा साहब भी करते थे। देखें, पहली बात तो यह है 9 मई का तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने जब बुलाया, इनके एडवोकेट जनरल जो 40 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं, कैन यू इमेजिन, ये स्पेशल उनके लिए है। उनको पहले 3 दिन का टाइम दिया, फिर 2 दिन का दिया, 1 दिन का दिया। उन्होंने कहा जो एविडेंस है, जो आपके पास वीडियो है, जो इनके इमरान खान के खिलाफ एविडेंस बनती है आप ले आए, उसका कट्टा चट्टा निकाल दिया। वो जजमेंट जरा आप पढ़ लें, आप ऑर्डर आप पास हो गया या मैं आपको भेज देता हूँ। जज साहब ने उस पर जो सवालात किए ना उसका कोई जवाब ही नहीं था। फिर मुझे बता दें, उसके बाद इनकी बातें बनती हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे बता दें, सबसे पहले कौन गया? हम गए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 1.5 साल से 14 महीने से हमारी पटिशन पेंडिंग है, जनाब जुडिशल कमीशन बना दें। लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। आप यहाँ इन्होंने पता कितने टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं? 1500 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, 5000 के करीब टॉक शोज में 9 मई का वाक़या बयान किया। 9 मई बहरहाल कोई अच्छा काम नहीं था, उसको मजम्मत करते रहना चाहिए था कि आइंदा ये कुछ ना काम मुझे करे। बता दें, मुराद राज साहब को कहते हैं कि सबसे बड़ा मुजरिम था, एक दिन भी जेल में बंदा नहीं मुराद राज साहब राह रास्त पे आ गए ना, तो जो राह रास्त पे आ गया तो सही हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। 9 मई से राह रास्त लाने के लिए एक बहाना और तरीका वारदात थी। शोएब साहब, बिलाल, क्यानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।